इसमें सबसे पहले हम लोग जो परीक्षा होगी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग फाइनली फिर जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये परीक्षा होती है झारखंड टीजीटी, दो पेपर होंगे इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा जनरल पेपर होता है जिसमें कि जीके प्लस सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि आपका कॉमर्स है, वाणिज्य। ये जो परीक्षा होती है ये दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन होगा और ये पेपर मोड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। जैसे कि पीजीटी जानते होंगे, तो पीजीटी जो होता है वो ऑनलाइन परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, जबकि ये पेपर मोड एग्जाम होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, पेपर मोड। जनरल पेपर की बात करें, आप में से अधिकतर छात्र जो है जनरल पेपर के लिए भी जुड़े हैं, वहां पर तो आपको जनरल पेपर पूरा पढ़ाया ही जा रहा है, तो इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस इसमें जान लीजिए कि इसमें 200 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न जीके से, 100 प्रश्न हिंदी से। 200 अंकों का होता है, 3 घंटे की परीक्षा होती है और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% लाना होता है। और इसके बैचेस जो बहुत सारे छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको चालू है। अब हम लोग जो इस पर मिल रहे हैं कॉमर्स वाणिज्य के लिए, इसमें आपको पता है ये एक सिंगल पेपर होता है जो कि कॉमर्स स्पेसिफिक होता है। इसका सिलेबस क्या है आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कुल जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट में ये परीक्षा होती है, ये पहले होगा उसके बाद ये 2 बजे के लगभग ये परीक्षा होती है। 150 जो प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 2 अंकों का इसमें होता है और मतलब कि कुल जो है 300 अंक का ये परीक्षा होता है, 300 अंक का ये कुल परीक्षा होगा। अब इसमें बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है। जैसे कि आप सही करते हैं तो आपको इसमें 1 अंक दिए जाएंगे, इसमें 2 अंक दिए जाएंगे, सही करते हैं तो। गलत करते हैं तो क्या नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब कि आप अगर गलत भी करते हैं तो आपके अंक काटे नहीं जाएंगे। अगर आप सही करते हैं तो अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर करते हैं तो कोई अंक न काटे जाएंगे न दिए जाएंगे। और कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो उसमें भी वही, कोई ना अंक दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे, तो ये इसका प्रावधान है। अब चलिए हम लोग कॉमर्स के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उस पर आएंगे। तो कॉमर्स का सिलेबस है उसको 2 भागों में बांटा गया है आयोग ने, क्योंकि ये परीक्षा जो होती है वो कौन कंडक्ट कराता है, जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जेएसएससी के द्वारा कंटेंट दिख रहा है ना सभी को, भाई कलर थोड़ा अलग हो गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ में आएगा। चलिए, ये 2 भागों में बांटा हुआ है। जो परीक्षा ये लिया जाता है जेएसएससी के द्वारा, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराया जाता है। वाणिज्य ये 2 खंडों में बटा हुआ है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। अगर ओवरऑल इन तीनों में देखा जाए तो कितने सब्जेक्ट में ये बटा हुआ है, तो इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं और कुछ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स मतलब सारे उसमें आ जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स सामान्य जो लोग पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर उसके बाद कुछ अकाउंटिंग के पार्ट आ जाते हैं और एक बीएसटी का पार्ट, उसको बीएसटी बोलिए तो उसमें और भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्रबंधन वगैरह, इसको बोलिए व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक आ जाते हैं। तो इसमें देखिएगा खंड 1, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जजमेंट करने लगते हैं कि सर खंड 1 से 75 प्रश्न आएगा और खंड 2 से 75 प्रश्न आएगा, या दोनों अलग अलग पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंगल पेपर होगा 150 प्रश्न का, खंड 1 और 2 में बांट दिया गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना सभी को है। इसमें कभी ये भी नहीं है कि खंड 1 से 75 और खंड 2 में 75, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये नियम नहीं बनाया गया है। उनको मर्जी है, अगर इससे 50 प्रश्न पूछा जाए, उससे 100 प्रश्न, तो उन पर डिपेंड करता है। तो किसी भी खंड से ज्यादा या कम हो सकता है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, हम लोग को तैयारी करना है सभी का। अब देखिए इसमें कौन कौन से, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बीएसटी, हमने 3 सेगमेंट बताया कि इसमें 3 टॉपिक्स पर जो है 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। एक इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में माइक्रो हो गया,
मैक्रो का बहुत ही कम है, 9 के बराबर है, एक दो टॉपिक होगा। और इंडियन इकोनॉमी भी कुछ इसमें पढ़ने हैं, इंडियन इकोनॉमी जैसे गरीबी बेरोजगारी वगैरह इसमें पढ़ना है, वो पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, हिंदी में इसको व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन बोलते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन। और लास्ट टॉपिक हो जाता है लेखांकन अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स में हैं, कुछ टॉपिक्स है, सभी नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव टॉपिक, तीन टॉपिक पूरा पढ़ना है हम लोग को। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। बैंकिंग को अलग नहीं शामिल किए हुए, बैंकिंग भी इसी में आएगा। अगर बैंकिंग को, चूंकि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत ही बैंकिंग आता है, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के अंतर्गत इसमें अब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बीएसटी का पार्ट है, एकाकी व्यापार हो गया, साझेदारी व्यापार, संयुक्त पूंजी बाजार, वितरण मार्ग, ये बीएसटी के पार्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका। फिर बैंक हो गया, बैंक के बारे में पूरा जानकारी रखना है हम लोग को। फिर ये विनिमय साधित साख पत्र, ये हिंदी में सिलेबस देखिए बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि सर ये क्या आ गया, तो ये कुछ नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसी का हिंदी में नाम है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो विनिमय पत्र, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, चेक और प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट और हुंडी। हुंडी भी, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत हुंडी को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ तीनों को शामिल किया जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट को डील करता है, जबकि हुंडी पर भी ये लागू होता है। हुंडी भारत में चलने वाला एक स्थानीय, एक बोल सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ही अप्लाई होता है, ये पढ़ना है। फिर व्यवसायिक वित्त के स्रोत जो है, बीएसटी का ही पार्ट है ये। फिर आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, प्रबंधन, यही प्रबंधन जो बीएसटी में बता रहे थे, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, संगठन उसका प्रशासन, कुछ इसके सिद्धांत वगैरह और कुछ वैज्ञानिक प्रबंध। इसमें एक टॉपिक आ जाता है श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान वगैरह, आदर्श प्रणाली वगैरह, मजदूरी वगैरह, आर्थिक क्रिया, ये इकोनॉमिक्स का भाग है। वही देखिए अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र क्या होता है, उसका क्षेत्र, विषय वस्तु, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उत्पादन और उत्पत्ति के नियम, प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी लॉ है, इन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब ये जितना भी आगे है, ये इसमें इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है और अकाउंटिंग का पार्ट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या होती है, उन सब के बारे में। फिर अशुद्धियों का सुधार और भूल चूक खाता वगैरह, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह, जो एरर्स है उनके बारे में। फिर फाइनल अकाउंट्स वगैरह, जो अंतिम खाते एडजस्टमेंट किए जाते हैं। फिर बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है, बैंक समाधान विवरण। फिर ये इसमें आ जाता है माल का चालान खाता, संयुक्त साथ ज्वाइंट वेंचर, और ये करेंट अकाउंट वगैरह जो हम लोग तैयार करते हैं वो। और फिर उसके बाद ये जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो येलो से ये बनाया हुआ है ना, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यही पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखिएगा तो यहाँ पर सभी चीज टॉपिक में पढ़ना है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस का फॉर्म है, तो इसमें किस तरह से पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें साझेदार का प्रवेश जो होता है, उसका जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करने का मेथड है, वो साझेदार का अवकाश वगैरह, मतलब कि जब वो हट जाता है वो, फिर मृत्यु वगैरह होने के बाद क्या एडजस्टमेंट किया जाता है। सीधा सा पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कुछ चेंजेस आता है, बदलाव आता है, जैसे कि पीएसआर चेंज हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया न्यू एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, या फिर कुछ अवकाश वगैरह लेते हैं, फिर उन सबको पढ़ना है। उसके बाद फिर फर्म का विघटन हुआ तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से विघटित होती है, उन सब के बारे में। और खाते का विवरण, इसमें करेंट अकाउंट, जो मतलब जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं, डिफिशिएंसी वगैरह अकाउंट, उन सब के बारे में। साझेदारी खाता ये पूरा पढ़ना है। इसमें औसत भुगतान विधि वगैरह कुछ स्पेसिफिक अकाउंट है पढ़ने हैं। और उसके बाद कंपनी के खाते वगैरह, कंपनी के खाते में बहुत ही कम चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो यहाँ पर अंशों का निर्गमन, जब्तीकरण और अंशों का पुनर्निर्गमन, और ये क्लासेस आपके हो चुके हैं।
कंपनी अकाउंट्स, एक छात्र शायद पूछ भी रहे थे सर कि कंपनी अकाउंट्स का अगला क्लास कब मिलेगा। कंपनी अकाउंट से बस इतना ही पढ़ना है तो कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों चीजें तो हमने पढ़ा चुकी है। जो इशू ऑफ शेयर्स, देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स, जब्तीकरण, वही जब्तीकरण फॉर फीचर्स जो था, और अंशों का पुनर्निर्गमन, री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू ऑफ शेयर्स आपका क्लासेस हो चुका है। जो मान लीजिए नए छात्र है वो कहाँ देखिएगा इसको, तो ये वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वीडियो सेक्शन में सारे वीडियो मिलेंगे, इसका पीडीएफ स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा। ऐप यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सामान्य ऐप है और बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया ऐप है, इजी टू यूज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, बहुत सारे छात्र हो सकते हैं कि पीजीटी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अकाउंट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा टीजीटी का अलग बैच है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीजीटी नहीं भर सकते हैं, तो उनका सिर्फ टीजीटी है, इसीलिए हम दोनों का बैच अलग अलग चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग उसी को लेके चलेंगे जिनका पढ़ना है। अब अननेसेसरी मान लीजिए टीजीटी में वो है ही नहीं, तो उसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। और जिनका पीजीटी है तो वहां तो पढ़ेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का बैच आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, जितना इस सिलेबस है वो हो चुका है। अब इसके बाद देखिएगा 9 और 10 टॉपिक भी है। देखिएगा 8वां हो गया, 9वां भारत में निर्धनता, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट है। निर्धनता हो गया, जो गरीबी इसको बोलिए पॉवर्टी वगैरह, और ये बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या समस्या क्या है, इसका अर्थ क्या है, कारण क्या है, प्रकार एवं समाधान के उपाय। फिर लास्ट में हम लोग जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या के बारे में भारत में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। आने वाले दिनों में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत ही होगा। तो क्या क्या कारण है, और जो फैमिली प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या सरकार कर रही है, तो उन सब के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो ये फाइनली पूरा सिलेबस हो गया जो हम लोग को टीजीटी में स्टडी करना है। ये लगते तो बहुत छोटे टॉपिक है कि नहीं सर इसने दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स आ जाते हैं, सब टॉपिक्स जो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज साझेदारी जो खाता है वहां से। अभी क्लासेस तो आपको रेगुलर की बेसिस पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और जितने भी क्लासेस है लाइव क्लासेस लिए जाएंगे, और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। डाउट वगैरह पूछने के लिए आप डायरेक्ट हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेज का ऑप्शन होगा। एक आपके सामने एक स्क्रीन पर देखिएगा हैंड दिख रहा होगा, रेज योर हैंड। ये हैंड का उपयोग क्या करना है, जो आपके स्क्रीन पर है उसका उपयोग बोल के पूछने के लिए, जो कि ये अकाउंटिंग है, इसमें कितना मैसेज कीजिएगा। अब मान लीजिए जो लंबा डाउट होता है तो उसको टाइप करना मुश्किल हो जाता है, तो आप डायरेक्ट हमसे बोल के भी ऑफलाइन क्लासेस के जैसा ही सीधा समझिए कि ये आपके क्लासेस उपलब्ध होंगे, कि आप बोल के भी आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आप वहां पर बोल के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब क्लासेस के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साझेदारी खाता। ओके संगीता, वेलकम है आपका, वेलकम है आप सभी का। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कलर थोड़ा इसका सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो उससे पहले कुछ समझना होगा इसके पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप सीधा सा एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जैसे कि आपने एकाकी व्यापार सुना होगा, बीएसटी में हम लोग को वो सब पढ़ना भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एकाकी व्यापार का सीधा सा मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, मतलब सीधा सा एक व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, सिंगल व्यक्ति जो उसके पास जमा पूंजी होता है उसके आधार पर। लेकिन उसमें बहुत सारी डिमेरिट होती है, और बिजनेस को अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं बड़े स्तर पर, तो एक सिंगल व्यक्ति कितना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। इसीलिए एक से भले दो हैं, मतलब अगर दो व्यक्ति रहेंगे, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे, तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, ज्यादा पूंजी आएंगे, मैनेजमेंट करने में भी आसानी होगी, और उसमें भी कुछ
बेनिफिट मिलेंगे जो कि सोल प्रोप्राइटर में नहीं मिल पाता है। तो इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कि दो या दो से अधिक जो पार्टनर होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। मिनिमम इसमें 2 होना चाहिए और या उससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखा है 2, मिनिमम 2। और मैक्सिमम के आगे प्रावधान बताएंगे, मैक्सिमम का कंपनीज एक्ट के तहत हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें। क्लियर यहां तक? तो इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। और हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप के थ्योरीज तो पढ़ते ही हैं, साथ ही इसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अब एक पार्टनरशिप फर्म चल रहा है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बनाना पड़ सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या हमें जनरल एंट्री पास करना पड़ सकता है, कौन कौन से लेजर बनाने पड़ सकते हैं, और क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर फर्म में कोई बदलाव होता है तब हमें क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। इसलिए तो पार्टनरशिप सीधा का मतलब है कि पार्टनरशिप एक बिजनेस है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। पार्टनरशिप में भी बहुत सारे डिमेरिट होते हैं जो कंपनी में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कि अगर हम मान लीजिए नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक पार्टनरशिप फर्म में उसके लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस होते हैं कि इतना ही पार्टनर्स उसमें जुड़ सकते हैं। जैसे कि पहले 50 था, अगर बैंकिंग अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें तो 10 या 20 के लगभग ही होता है। तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है और इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ज्यादा बेटर होता है कि हम उसके लिए कंपनी को फॉर्म कर लें। कंपनी भी एक टाइप ऑफ बिजनेस है, उसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसमें कितने भी ओनर्स हो सकते हैं, और उसमें पूंजी की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो कि हम कंपनी अकाउंट्स में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर अकाउंटिंग में जो हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजों को हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में तो ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो फर्म होते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें गुडविल, गुडविल होता क्या है, तो हिंदी में बोलते हैं ख्याति। और गुडविल का वैल्यूएशन, ख्याति का जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं वो किस विधि के तहत करते हैं, कौन कौन विधि है। उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म चल रहा है और उसी के दौरान, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होता है ना, तो उसमें मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, तो फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा इन दोनों के बीच में बटेगा। तो पार्टनरशिप फर्म बनते वक्त ही ये दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा तो उसका मान लीजिए 40% ए रखेगा और 60% बी रखेगा। तो अगर एग्रीमेंट किए तो ठीक, अगर नहीं एग्रीमेंट किए तो आगे हम बताएंगे कि क्या किया जाता है। तो जो भी एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों के बीच में बटेगा। फिर बाद में ये डिसीजन होता है 2 साल के बाद कि नहीं, हम प्रॉफिट हमको 50 भी मिलना चाहिए और इसको भी 50-50-50। तो यही चीज है यहाँ पर कि चेंज इन पीएसआर, इसी को बोलते हैं पीएसआर। पीएसआर का मतलब यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पार्टनर्स के बीच में फर्म का, उसी में अगर बदलाव होता है तो उसमें क्या क्या करने पड़ सकते हैं, क्या क्या वैल्यूएशन करना पड़ता है। फिर जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है, मान लीजिए 2 पार्टनर पहले से चला रहे थे, एक तीसरा व्यक्ति आया बोलता है कि हमें भी ऐड कर दो, मतलब कि हम भी आपके बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं। अब इसको क्यों ऐड करेंगे, तो ये आएगा तो इसके बिजनेस में या तो गुडविल बढ़ेगा, मतलब कि ख्याति बढ़ेगी। एक बहुत ही फेमस अमिताभ बच्चन है या फिर कोई बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो ये बिजनेस में अपना शामिल होगा, तो इसका भी बिजनेस ग्रोथ करेगा, इसलिए एक नया पार्टनर एग्रीमेंट हो सकता है। तो वही हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। फिर रिटायरमेंट, मान लीजिए अब इसमें 3 पार्टनर हो गए, कुछ दिन बाद हो सकता है कि ये रिटायर होना चाहता है, मतलब ये अभी इस बिजनेस का पार्ट नहीं रहना चाहता है, या फिर हो सकता है कि एक का डेथ हो गया। रिटायरमेंट और डेथ, वही हम लोग को 2 चीजें। इसमें एक डेथ के बाद आता है एक पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आता है, जेएलपी इसको हम लोग बोलते हैं, जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो यहां तक इन चीज के बारे में पढ़ना है हम लोग को। जब फर्म एग्जिस्टिंग में है तब ये सारे सिचुएशन हो सकते हैं। और इसमें एक लास्ट टॉपिक ये पढ़ना है कि अगर एक फर्म डिसॉल्व होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन होगा, तो उसके क्या क्या हमको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लास्ट टॉपिक है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक कंपनी जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि हर चीज
लीगल वे से हो रहा था, एक कंपनी का फॉर्मेशन भी लीगल तरीके से हो रहा था, क्योंकि एक कंपनी जब फॉर्म करेगी तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वो लिक्विडेट भी करेगा, बंद भी होगा, तो उसके लिए भी लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के तहत ही होता है। इसलिए हमने एक फीचर भी पढ़ाया था कि कंपनी फॉर्म भी लीगल वे से होती है और बंद भी लीगल वे से होती है। पार्टनरशिप पर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नहीं। पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, अगर इनको मन करता है कि रजिस्ट्रेशन हमें नहीं कराना है तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल इनके पास होता है। रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, स्वैच्छिक हो सकते, स्वैच्छिक है इस पर। फिर भी लेकिन इस पर बहुत सारे जो लॉज वगैरह होते हैं वो लागू होते हैं भारत में। जैसे कि हमने बताया था कंपनीज एक्ट पर, कंपनीज एक्ट 2013 अभी लागू हो रहा है, पहले 1956 था, उससे पहले 48 49 का था, उसमें संशोधन हुआ था, उससे पहले 1930 था। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा एक्ट है इंडिया में। वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन हुए हैं इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी। तो यही एक्ट जो होता है अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म पर। इस एक्ट में भी पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4। एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ कुछ सेक्शन हम यहाँ पर बताएंगे, जैसे कंपनीज एक्ट में बता रहे थे ना कि ये सेक्शन महत्वपूर्ण है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी कुछ सेक्शंस है, सारे नहीं, कुछ सेक्शंस है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर ये कुछ बहुत सारे फर्म पर ये स्वैच्छिक होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो हर जगह ये नहीं मिलेगा, कुछ कुछ जगह मिलेगा कि हाँ, कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है या फिर कुछ भी चीजें, तो ये एक्ट अप्लाई करके उसको रिजोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप वह है जो एक बिजनेस को चलाया जाता है बहुत सारे पार्टनर्स के द्वारा। अब मान लीजिए यहाँ पर ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, और ये इस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा अपने बीच में ये बांटेंगे। अब सवाल उठता है कि ये बिजनेस को कौन चलाएगा? तीनों पार्टनर तो है, तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया गया है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलकर चला सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक चला सकता है। पार्टनर सभी है, ABC तीनों पार्टनर ही है, लेकिन इसमें आपको हम बताएंगे आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसमें कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं और कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब कि बिजनेस में पैसा लगा के वो अपना शांत है, जब भी प्रॉफिट होती है प्रॉफिट का हिस्सा उसको चाहिए और उससे कोई मतलब नहीं, उसको बिजनेस में क्या करना है नहीं करना है वो तुम समझो, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि अगर मान लीजिए कुछ इसमें A और B स्लीपिंग पार्टनर है, C एक्टिव पार्टनर है, तो C इस बिजनेस को चला रहा है, क्लियर? और जो भी प्रॉफिट होगा फिर एट द एंड ऑफ द ईयर तीनों के बीच में बढ़ जाएगा, क्लियर? यही पार्टनरशिप है जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं पार्टनर्स और फर्म क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पार्टनर्स वो हो गए जो एग्रीमेंट इंटर करके एक बिजनेस को बनाते हैं, वो फर्म कहलाया, क्लियर? पर्सन्स who have entered into partnership with one another are individually known as partner। हर एक जो पर्सन इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होगा वो पार्टनर्स कहलाता है। और जैसे A यहाँ पर एक पार्टनर है, B एक पार्टनर है और C एक पार्टनर है, ये इंडिविजुअली। लेकिन अगर ABC बोले तो ये एक फर्म कहलाएगा, कोलेक्टिवली अगर बोले तो A B एंड C कंपनी, तो ये फर्म हो गया। फिर इस चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है इसमें, इन अदर वर्ड ऑफ फर्म इज कलेक्शन ऑफ पार्टनर, ग्रुप ऑफ पार्टनर बोल सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ पार्टनर। द एसेट्स ऑफ द फर्म आर जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। जैसे कि हम लोग कंपनी में एक फीचर्स देख रहे थे कि कंपनी का एसेट्स शेयर होल्डर के शेयर होल्डर का नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नहीं होता है। कंपनी का जो एसेट्स होता है एक सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी प्रॉपर्टी होता है वो
ऑल पार्टनर, एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑल पार्टनर्स का होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ये इसका एक खास फीचर्स है। तो ये इसका मुख्य डिफिनेशन हो गया जो इसके तहत हमने डिस्कस किया एक्ट के तहत। अब यहाँ पर एक साइलेंट फीचर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साइलेंट फीचर्स मतलब कि पार्टनरशिप की क्या विशेषता होती है पार्टनरशिप फर्म की। तो सबसे पहले विशेषता तो इसकी यही है कि इसमें कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर होंगे, वही मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठेगा सर कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं मिलता है। ये जो डिफिनीशन हमने बताया नहीं, कम से कम 2 पार्टनर होंगे, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में इस एक्ट में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसका डिफिनीशन कहां मिलेगा? तो वो कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि एक फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनीज एक्ट 2013 ही है। जब 13 आया था ना, तो उसके बाद बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। उसी को कहा जाता है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इसी में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म 100 हो सकता है। लेकिन एक बैंकिंग बिजनेस अगर है तो वहां पर 10 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और फॉर अदर्स के लिए मैक्सिमम 20 हो सकता है। क्लियर है यहां तक सभी को? मैक्सिमम 100 और कुछ स्पेसिफिक केस में बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम 10 हो सकता है, और एनी अदर बिजनेस के लिए 20 पार्टनर्स एक फर्म में मैक्सिमम हो सकते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? अब अगले फीचर्स में चलते हैं। थर्ड, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसमें बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस का मतलब कि किसी भी तरह का ट्रेड हो सकता है, जैसे कि कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, या फिर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, प्रोफेशन भी हो सकता है। तो मतलब कि इसमें दोनों चीज आएगा, ट्रेड या फिर प्रोफेशन, या फिर कोई ऑक्यूपेशन वगैरह, लॉयर अगर है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ प्रोफेशन क्यों रखा गया है? क्योंकि जो सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वो तो सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए उनके लिए प्रोफेशन। क्लियर है? चौथा इसका जो फीचर्स है वो यह है कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म होते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए जाते हैं। और ये डिवीजन किस आधार पर होगा? जो भी म्यूचुअली एग्रीड है, एग्रीमेंट दोनों के, मतलब हर एक पार्टनर के बीच में होगा। मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, तो तीनों मिलकर आपस में एग्रीमेंट करेगी कि 1:2:3 के आधार पर जितना भी प्रॉफिट होगा डिवीजन किया जाएगा। क्लियर है? तो ये इसकी विशेषता है। अब यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि आगे हम बताएंगे कि इसमें एक डीड बनाया जाता है। एग्रीमेंट जो होता है ना, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप जो डीड बनाया जाता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म तो बनाते हैं, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप जो फर्म है वो नहीं बनाते हैं, तो ये एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं कि प्रॉफिट किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तब ऐसा सिचुएशन हो तो उस समय जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में उस फर्म का प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल हो जाएगा 50-50। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो फर्म का प्रॉफिट होगा ए और बी के बीच में इक्वली डिविजिबल। क्लियर? पांचवा इसका फीचर्स है जो डिफिनेशन में हम बता रहे थे कि फर्म को या तो सारे पार्टनर मिलके चला सकते हैं, या फिर उनके बिहाफ पर उनमें से कोई एक चला सकता है, या फिर 2 चला सकते हैं, जो उनके एग्रीमेंट है उसके आधार पर। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो प्रोविजंस और इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड का सीधा सा मतलब है कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है
जो कि किनके बीच में एग्रीमेंट होगा? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में साझेदार, हिंदी में इसको साझेदार बोलते हैं, साझेदार के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। ओरली, ओरली मतलब सीधा सा आपस में ए और बी दोनों चाय पर बैठे थे, दोनों ने आपस में बात कर लिया, एक बिजनेस चलाना है, बिजनेस स्टार्ट हो गया, फर्म हो गया, ये ओरली हो गया। इसके लिए कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया गया। और एक रिटन होता है जो कि लीगली डॉक्यूमेंटेड होता है कि हाँ दोनों के सिग्नेचर होंगे, बनाया जाएगा, या फिर एफिडेविट करवा लिए तो सिग्नेचर होगा। तो ये सारे, अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो क्योंकि अभी हमने बताया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये तो स्वैच्छिक होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए ओरली का भी ऑप्शन इसमें होता है, जबकि कंपनी वगैरह में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कंपनी तो सारे जो स्थापित करने पड़ते हैं, उसके लिए लीगल प्रोसेस को अपनाना पड़ता है और उसी के अनुसार वो रजिस्टर्ड होते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? अब पार्टनरशिप डीड जो होता है उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। पार्टनरशिप डीड जो होता है, जैसे कि हमने बताया कि पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। रिटन डॉक्यूमेंट, अगर एक पार्टनरशिप डीड बनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो पार्टनर्स के नाम होंगे, मान लीजिए ए और बी सी तीन पार्टनर है तो उनके पूरे डिटेल रहेंगे। फर्म का नाम होगा, क्या फर्म का नाम रखा गया है। इसके अलावा फर्म का लोकेशन, बिजनेस के बारे में, फिर जो पावर्स है पार्टनर्स को दिए गए हैं, टर्मिनेशन, मान लीजिए ये फर्म 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 महीने बाद टर्मिनेट होने वाला है तो उसके बारे में। इसके अलावा ड्यूरेशन भी इसमें रहेगा। इसके अलावा हर एक पार्टनर ने कितना कितना पूंजी लगाया है, कितना कितना कैपिटल लगाया है इस बिजनेस में। जैसे कि मान लीजिए ए ने 10 लाख लगाया, 5 लाख बी लगाया, सी ने 15 लाख लगाया, तो इन सब के बारे में भी जानकारी कहाँ मिलेगी? पार्टनरशिप डीड में ही मिलेगी। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस है वर्किंग ऑफ ईच अदर, इसके अलावा जो भी प्रॉफिट इस फर्म में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उन सब के बारे में जो एग्रीमेंट होगा कि हाँ कि फर्म का जो प्रॉफिट होगा ए और बी और सी के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। फिर इसके अलावा इसमें एक पार्टनर जो होता है उसको अलग से प्रॉफिट के अलावा, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट के अलावा उसको सैलरी भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए कोई पार्टनर बोलते कि हम ज्यादा कैपिटल लगाएं तो हमको कमीशन मिलना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विड्रॉवल, मान लीजिए बीच में या फिर पैसे जरूरत होने पर कोई पार्टनर इस कंपनी फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ करता है, उस विड्रॉवल के जो चार्ज है या फिर उसके जो इंटरेस्ट है उसके बारे में कितना, मान लीजिए कोई 10,000 यहाँ पर निकालता है 20 और एग्रीमेंट में है कि इस पर आपको अगर निकालते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर्स ने लोन उपलब्ध कराया है तो उसके बारे में। इसके अलावा जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है जब फर्म में कुछ बदलाव होता है। इसके अलावा अदर बहुत सारे अन्य क्लॉजेस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है पार्टनरशिप डीड में? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पार्टनरशिप होता क्या है उसके बारे में हमने जाना, फिर एक पार्टनरशिप के जो साइलेंट फीचर्स है उसके बारे में, फिर उसके बाद हमने साइलेंट फीचर्स में ये बताया कि एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक ओरल हो सकता है, एक रिटेन हो सकता है। जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट दोनों तरह का होगा, दोनों बैठे एक जगह अपने बात किया तो एग्रीमेंट हो गया। लेकिन हाँ जो रिटेन
रिटेन जो एग्रीमेंट कराया जाएगा उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो जब रिटेन होगा तो उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है। और रिटेन क्यों होना चाहिए, तो जानते हैं कि बिजनेस में आने वाले फ्यूचर में डिस्प्यूट वगैरह होना लाजमी होता है प्रॉफिट को लेकर, या फिर अगर ओरली रहेगा तो फिर अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कि अगर रिटेन डॉक्यूमेंट है तो हाँ इस आधार पर ये होना चाहिए था। तो रिटेन होने से बहुत सारे लीगली बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, इसीलिए रिटेन बनाना एक माना जाता है कि बेटर होता है ओरली से। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में तो ओवरऑल सब चीज मेंशन किया जा सकता है। ये हो सकता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजों का मेंशन नहीं हुआ, जैसे कि इसमें बताया ही नहीं गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पार्टनरशिप लोन नहीं दिया फर्म को, एक ही पार्टनर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया, तो लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन है। ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स निकाला गया, पैसे 10,000 बी ने निकाल लिया, तो ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट देना है या फिर नहीं देना है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में कोई भी ऐसा रूल्स नहीं बनाया गया जो होना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया गया, और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ सकता है जैसे कि पीएसआर किस तरह से डिविजन करे, पार्टनरशिप डीड में तो है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। तो इनिशियल में हमने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड में जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कुछ में उसमें कुछ मेंशन नहीं है या फिर वो साइलेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई कर। क्लियर है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या ऐसी चीजें जो यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। पहला, हर एक पार्टनर को यह अधिकार होगा, मतलब एक फर्म में जितने भी पार्टनर होंगे उनको यह अधिकार होगा कि जो भी फर्म के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको कभी भी वो देख सकते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को भी चला सकते हैं, और इसके अलावा फ्री एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड, मतलब वो देख सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये लागू होता है कि अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, उसमें कुछ भी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। तीसरा, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो कैपिटल, मान लीजिए कोई पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट बनाया गया कि उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो उसको 6% पर तो इंटरेस्ट उस पर या कमीशन दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई भी मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई नियम नहीं है। एक पार्टनर था जिसने 50 लाख कंट्रीब्यूट किया, एक पार्टनर ने मात्र 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं कि जो 50 लाख किया है उसको ज्यादा कमीशन या इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा उस पर, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो वहां पर हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि उसको पर इंटरेस्ट मिलेगा तो नहीं दिया जाएगा। या फिर ड्रॉइंग्स के केस में भी ऐसा ही, अगर ड्रॉइंग्स के पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो तभी मिलेगा। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ड्रॉइंग अगर कोई करेगा पार्टनर तो उस पर इंटरेस्ट लिएगा फर्म या नहीं लेगा, नहीं लेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कैपिटल में भी वही। सैलरी, पार्टनर सैलरी की बात करते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा काम करता है तो बोलता है कि हमको ज्यादा सैलरी, मतलब सैलरी हमको मिलना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो सैलरी नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इस तरह के रूल्स होते हैं। एक चीज यहां पर सिर्फ ध्यान रखना है, पार्टनर्स लोन पर इसमें पहला दूसरा इक्वली और एक चौथा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स लोन ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन दो अलग अलग चीजें हैं।
पार्टनर्स कैपिटल बोल दिया मतलब सीधा सा कि फर्म में एज अ ओनर्स के तौर पर जो कंट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। लेकिन अगर हम पार्टनर्स लोन बोलते हैं, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अब पैसे की बिजनेस में आवश्यकता पड़ गई तो सोचे कि जाकर बैंक से लोन लेंगे, लेकिन सी ने बोला कि नहीं, हमारे पास सफिशिएंट फंड है, अगर बैंक से लोन लेना है उसके बदला हम ही खुद लोन उपलब्ध करा देंगे। तो इसने फर्म के नाम पर 10 लाख रुपए का लोन दिया। ये इसी को बोलते हैं पार्टनर्स लोन। क्लियर है? अब पार्टनरशिप डीड में ये साइलेंट है क्योंकि बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि अगर पार्टनर से लोन लिया गया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी बताया नहीं गया है। तो जब हमने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग अप्लाई करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये मेंशन है कि अगर पार्टनर्स लोन, अगर एक पार्टनर ने फर्म में लोन के तौर पर कुछ अमाउंट दिया है और पार्टनरशिप डीड में उस पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स को 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये 6% फिक्स है, समझिए। एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता था, एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं कि इंटरेस्ट उस पर मिलेगा पार्टनर्स लोन पर या फिर नहीं। अगर एग्रीमेंट मतलब ऐसे कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा और 6% एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। और ड्राइंग्स के बारे में, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे जो है हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से बताएं, सीधा सा इसमें ये है कि ये पार्टनर्स लोन वाला बता रहे हैं ना, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का सीधा सा मतलब है जैसे कि ये 3 पार्टनर थे, इन्होंने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा जो ओनर्स के तौर पर बिजनेस में लगाया। इन्हें एक्स्ट्रा कुछ पैसे दिए, यहाँ पर 10 लाख रुपीज एज अ पार्टनर्स लोन के तौर पर। बोला कि अगर ये बैंक से लोन लेते तो वहां पर बैंक में इंटरेस्ट देना पड़ता, पार्टनर्स ने ही दे दिया, अपने ही पार्टनर्स ने तो बिजनेस में जो थे वही अपना दे दिया कि हमारे पास फंड है, हम यहाँ पर 10 लाख रुपीज दे रहे हैं फर्म को। पार्टनरशिप डीड में बताया ही नहीं गया कि अगर पार्टनर्स लोन अगर कोई कभी फ्यूचर में रिसीव होगा तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं था। जब हम रूल्स ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनर्स लोन के बारे में, उस पर इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, ब्याज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में पार्टनर्स लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे 10 लाख का 6% हर साल इंटरेस्ट देना अनिवार्य होगा। क्लियर है? देना अनिवार्य, बस यही रूल आपको याद रखना। अब इसके आगे हम लोग कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट भी बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। इसमें आप देखते हुए करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, तो ये क्या है सबके बारे में अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस। आज के लिए बस इतना ही। और किन्हीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी में मान लीजिए इंस्ट्रक्शन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम में है तो सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अगर कोई हिंदी मीडियम में तो नोट्स हिंदी में ही मिलेगा, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही मिलेगा।
दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको अगर हिंदी में है तो हिंदी में पढ़िए, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़िए। ओके, क्लियर है, थैंक यू।